वेलकम टू दी केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थलीन। यहां पर मैं टोटल 3 वीडियो बनाऊंगा। ये पहला जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन, दूसरा बनाऊंगा ऑक्सीडेशन और तीसरा बनाऊंगा एडिशन रिएक्शंस ऑफ नेप्थलीन। ठीक है, चलो तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के रिएक्शंस आपने पढ़े हैं। बेंजीन अगर हमारे लिए कृष्ण भगवान है तो 5 पांडव उसके कौन है, याद है आपको? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो वही सारी चीजें हम यहां पर भी डिस्कस करने वाले हैं नेप्थलीन के लिए। यहां पर और एक मैंने ऐड कर दिया है क्लोरोमिथिलेशन, तो वो सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रेसीन, इन तीनों में रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होता है या फिर स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होता है? तो रिएक्टिविटी देखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए क्या, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी मालूम है आपको? रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का कितना है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। नेप्थलीन का कितना है, 61 किलो कैलोरी पर मोल। और एंथ्रेसीन का कितना है, 82 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बेंजीन सिर्फ एक ही साइकिल होता है ऐसा बेंजीन में, जबकि नेप्थलीन में 2 बेंजीन फ्यूज्ड है। एंथ्रेसीन में ऐसे लीनियर मैनर में 3 बेंजीन फ्यूज है। ठीक है, तो यहां पर अगर नेप्थलीन की बात करें तो यहां पर 2 बेंजीन है, बेंजीन में एक ही बेंजीन था, तो यहां पर साइकिल रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर 2 बेंजीन है, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना बचा, 30.5 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब है बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी नेप्थलीन से ज्यादा है। नेक्स्ट, सॉरी ये 84 है, 84। तो यहां पर 3 बेंजीन है लीनियर मैनर में, तो 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो मान लो 90 है, 90 है तो 30 आएगा। 90 में से 6 कम है, मतलब कितना हुआ, 28 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो अब पर साइकिल रेजोनेंस एनर्जी हमने लिख दिया वहां पर। इसका मतलब है सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसका, बेंजीन का। और मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, बेंजीन की, और सबसे कम स्टेबिलिटी एंथ्रेसीन की। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, हम रिएक्शंस देख रहे हैं, तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा एंथ्रेसीन का, फिर नेप्थलीन, और सबसे कम रिएक्टिविटी है बेंजीन का। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगर नेप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करना चाहे तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं? जैसे बेंजीन में हमें मालूम है 2 बनते हैं, नेप्थलीन में बनेंगे 3, एंथ्रेसीन में बनेंगे 4। तो यहां पर रूल है, क्या रूल है देखो, N+1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हैविंग N बेंजीन फ्यूज टुगेदर इन लीनियर मैनर। मतलब लीनियर मैनर में अगर फ्यूज हुए हैं बेंजीन तो जितने बेंजीन है +1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो नेप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, 3, और एंथ्रेसीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4। क्लियर? चलो अब केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? पहले वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जहां पर एक एटम की जगह पर दूसरा एटम या फिर ग्रुप आ जाता है, वो सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है मतलब हम पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे और उसका रिएक्शन नेप्थलीन के साथ होगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। एंड पर्टिकुलर नेप्थलीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये सारे के सारे हैं। अब मैंने जैसे बताया ये नेप्थलीन है, इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा, तो नाइट्रेशन हम करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा,
चलो पहले यहां लिख देता हूं, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल ये होगा NO2+। नेक्स्ट हैलोजिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, X+। थर्ड सल्फोनेशन में कौन सा होगा, SO3H+। फोर्थ फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन में कौन सा होगा, अल्काइल ग्रुप मिथाइल ईथर, ठीक है, उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा। एसाइलेशन में क्या होगा, RC+O+, एसाइलियम कैटायन होगा। नेक्स्ट क्लोरोमिथिलेशन में क्या होगा, तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये सारे के सारे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल्स ये होगा, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन के ऊपर रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है, इसमें नंबरिंग कैसे किया जाता है, तो नंबरिंग यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबरिंग है। या फिर कह लो बेंजीन के नेक्स्ट वाला कार्बन, जिसको कॉमन नोमेनक्लेचर में अल्फा बोला जाता है। अब ये भी तो बेंजीन के नेक्स्ट वाला है, इसको भी अल्फा बोल सकते हैं। ये बेंजीन तो ये इसके नेक्स्ट वाला, तो ये जो 5 नंबर है ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो इनको इन जनरल हम अल्फा बोल सकते हैं। या फिर ये जो सेकंड नंबर है इसको हम बोल देंगे बीटा, तो ये भी बीटा हुआ, ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो नैप्थलीन में 4 अल्फा पोजीशन है, 4 बीटा पोजीशन है। अब हम इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक कराएंगे, अल्फा पे अटैक कराएंगे, बीटा पे अटैक कराएंगे, फिर कुछ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस जनरेट होंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। क्लियर, चलो तो अल्फा अटैक करा रहा हूं मैं, क्या करा रहा हूं, अल्फा अटैक। अल्फा अटैक होगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर आने वाला है, अल्फा के ऊपर। चलो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल ले लिया मैंने, ये अल्फा के ऊपर आएगा, मतलब अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, तभी ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए तो यहां बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहां बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो यहां पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब उसके पास वाला एडजेसेंट कार्बन जो है वहां पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, बाकी जो भी है एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। पहला ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये यहां से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज बनेगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज, यहां पर जो बॉन्ड है एज इट इज रहेंगे। क्लियर, यहां पर 2 स्ट्रक्चर बनाए मैंने। अब इसका ये स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज, पॉजिटिव चार्ज भी एज इट इज, ये डबल बॉन्ड भी एज इट इज। यहां पर जो 3 बॉन्ड है, जैसे बेंजीन में रेजोनेंस होता है, इसका रेजोनेंस होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है पास में शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये यहां शिफ्ट हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया और ये यहां शिफ्ट हो गया। सेम यहां पर भी तो हो सकता है, इसका भी तो रेजोनेंस होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, और ये जो स्ट्रक्चर है एज इट इज रहेगा। तो ऐसे टोटल 4 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए अल्फा के ऊपर अटैक करने के बाद, ठीक है। और भी 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, टोटल 7 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन ये जो 4 स्ट्रक्चर है ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक बेंजीन जो है वो एरोमेटिक रह रहा है, ठीक है, यहां पर इसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। चलो यहां पर क्या करना है मुझे, ये बेंजीन को मैं एज इट इज रख रहा हूं। अब मुझे अटैक कराना है बीटा के ऊपर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, बीटा के ऊपर, तभी तो बीटा के ऊपर चार्ज बनेगा नेगेटिव, और उस नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल में जोड़ देता हूं बीटा के ऊपर, इसका मतलब यहां होगा नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ गया तो ये अल्फा के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड एज इट इज। क्लियर, चलो अब यहां रेजोनेंस यहां होगा, और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन यहां पर मैं जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ये मेहता एंड मेहता की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बुक है उसमें है, IL फिनार में है, और भी बहुत सारी रेफरेंस बुक में इतने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए
इसलिए हम इतने ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर भी तो ये पॉसिबल है ना कि ये कार्बोकैटायन एज इट इज, ये इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज, या डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां पर रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये पास में शिफ्ट होंगे और ये पास में शिफ्ट होंगे, मतलब यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और ये यहां डबल बॉन्ड। तो यहां पर टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, यहां पर टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, है ना। इसका मतलब है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब अल्फा के ऊपर अटैक ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब हमें अल्फा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, बीटा प्रोडक्ट माइनर मिलेगा, एक्सेप्ट 2 केसेस। 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर बीटा भी मेजर मिल सकता है, और वो 2 केसेस कौन से है, ये सल्फोनेशन वाला जहां पर बीटा मेजर मिलेगा, और ये फिडेल क्राफ्ट वाला जहां पर भी बीटा मेजर मिलेगा, वो आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। अल्फा के ऊपर हमने अटैक कराया तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, बीटा के ऊपर अटैक कराया 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। अब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले मतलब रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर बीटा के ऊपर अटैक कराया तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी कम है, मतलब सबसे ज्यादा अटैक जो होगा वो अल्फा के ऊपर होगा। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला हेडिंग लगाओ नाइट्रेशन, मैं सिर्फ नंबर 1 लिख रहा हूं। नाइट्रेशन किसका करना है हमें, नैप्थेलीन का, तो ये ले लिया मैंने नैप्थेलीन। अब ये नैप्थेलीन तो हर एक रिएक्शन में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा, इसमें से क्या क्या बन सकता है ये हमें बनाना है। तो नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट कौन कौन से लिए जाते हैं, तो नाइट्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H2SO4 यूज किया जाता है। अब नाइट्रेशन कौन सी पोजीशन पे होगा, अल्फा के ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये नैप्थेलीन, यहां पर अल्फा के ऊपर ग्रुप आ जाएगा कौन सा, NO2। क्या नाम देंगे इसको, 1 नाइट्रो नैप्थेलीन। चलो लिख देता हूं 1 नाइट्रो नैप्थेलीन, ठीक है। इसका फर्दर नाइट्रेशन करना है मुझे, चलो फर्दर नाइट्रेशन मैं यहां पर करूंगा, लेकिन उससे पहले यहां से आपको अलग चीजें भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये 1 नाइट्रो नैप्थेलीन है, आपको बोल देंगे कि इसका आपको रिडक्शन करना है। मान लो SN प्लस HCl दे दिया, तो SN प्लस HCl से NO2 का रिडक्शन होने के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, NH2। तो ये बन गया, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं अल्फा नेप्थाइल अमाइन, ठीक है, या फिर नेप्थेलीन 1 अमाइन आयुपेक नोमेनक्लेचर। तो यहां पर अल्फा नेप्थाइल अमाइन बन सकता है, अल्फा नेप्थाइल अमाइन बन सकता है, और यहां से भी आपको अलग कुछ पूछ सकते हैं। 1 नाइट्रो नेप्थेलीन, ये जो हमने रिएक्शन किया रूम टेम्परेचर पे किया नाइट्रेशन, वहां पर बेंजीन में टेम्परेचर थोड़ा देना पड़ता था, बेंजीन से इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है तो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्दर मैं 60 डिग्री पे नाइट्रेशन करूं, 60 डिग्री पे नाइट्रेशन करूंगा, तो फिर से नाइट्रेशन होगा, कहां पर होगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास 2 बेंजीन है, ये बेंजीन के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतना ही इसके ऊपर था पहले, यहां दोनों के पास 10-10 रुपए, मान लो ये बेंजीन के पास भी है 10 रुपए, यहां पर भी 10 रुपए है, तो यहां दोनों के पास 10-10 होने चाहिए, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, लेकिन यहां पर ग्रुप कौन सा आ गया, नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों के लिए, लोग समझ नहीं पा रहे। ध्यान से देखो, यहां पर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। अब देखो A डबल बॉन्ड B, C जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसके साथ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से अटैच, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। दूसरा, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो 10 रुपए थे इस बेंजीन के ऊपर, अब यहां से ये ग्रुप कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है समझने के लिए,
मान लो 3 रुपए लेकर गया, तो यहां से अब इस बेंजीन के पास 7 रुपए बचे, इसके पास 10 रुपए बचे। हमें इसका रिएक्शन कौन सा कराना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? नाइट्रो, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। अब ये बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये दूसरा बेंजीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो इसको इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है। तो अगर इस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन दूसरे बेंजीन के ऊपर होगा, या फिर ये इसी के ऊपर होता तो मैं बोल देता होमोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा। ये दूसरे बेंजीन के ऊपर हो रहा है, मैं बोलूंगा हेटेरोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा। अब हेटेरोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन फिर से यहां अल्फा के ऊपर ही होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि पहले वाले बेंजीन में क्यों हो रहा है, ठीक है? तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। चलो यहां पर NO2 तो था ही, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए होमोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अब होगा हेटेरोन्यूक्लियर। तो एक बार यहां पर आएगा NO2 ग्रुप और दूसरा NO2 ग्रुप आएगा यहां पर, तो इसको नाम देंगे। चलो नंबरिंग फिर से एक बार याद कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये है 5। ये अगर 5 है तो ये हो गया 6, ये 7 और ये 8। तो यहां पर दो नाइट्रो ग्रुप है, कहां पर है? 1,5 डाई के ऊपर, तो 1,5 डाई नाइट्रो नैप्थलीन इसका नाम बनेगा। और इसका नाम क्या बनेगा? 1,8 डाई नाइट्रो नैप्थलीन। क्लियर? अब बुक में ये मेंशन किया है कि ये मेजर प्रोडक्ट है 1,8, और ये 1,5 जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। रीजन मुझे नहीं मिला कि ये क्यों माइनर है और वो क्यों मेजर है, लेकिन एक रीजन ये हो सकता है कि यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेम यहां से ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये इंटरेक्शन है, इसलिए ये ज्यादा बन सकता है। बाकी और रीजन अगर आपको कोई मिले तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में चलो फटाफट ये भी बता देता हूं कि ये NO2 कैसे बनता है। तो देखो HO, N डबल बॉन्ड O और यहां पर O, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? HO, S डबल बॉन्ड O और H, क्या है ये? H2SO4। अब ये दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे पता करते हैं? एक H+ निकालो दोनों में से, फिर जो एनायन बनता है उसका स्टेबिलिटी चेक करो, जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। याद आ गया? वो बच्चे को हॉस्टल में भेजना है, पापा कितने स्टेबल है देखना है, ठीक है? चलो, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, ये जो H+ है उसको ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बॉन्ड बनेगा ऐसे HO, यहां पर आ गया H, यहां पर N डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, प्लस यहां पर क्या बचा? एक हाइड्रोजन, सल्फर और 4 ऑक्सीजन, HSO4 और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, क्या पहनाएंगे? टॉपी पहनाएंगे। ये कैसा बन गया? टॉपी पहनेगा तो अनस्टेबल बन जाएगा ना, टॉपी निकालना पड़ेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वहां से, तो निकला क्या? -H2O। बचा क्या? ये नाइट्रोजन जिसके साथ 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी नाइट्रेशन करना है बाय प्रोडक्ट क्या लिखना है आपको? -H2O। क्लियर? चलो, अब नाइट्रेशन के बाद क्या डिस्कस करेंगे? हैलोजिनेशन। ये निकाल दो अभी। हाँ, तो नाइट्रेशन जब करेंगे तो पहले रूम टेम्परेचर पे होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 नाइट्रोनैप्थलीन। फर्दर नाइट्रेशन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1,5 डाइनाइट्रोनैप्थलीन एंड 1,8 डाइनाइट्रोनैप्थलीन। क्लियर हो गया ये? चलो, अब फिर से स्टार्टिंग मटेरियल क्या लगाएंगे? नैप्थलीन। तो लिखो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर, ड्रॉ करो। नंबर 2 हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में पर्टिकुलर मैं यहां पर पहले ब्रोमिनेशन डिस्कस कर रहा हूं। चलो, तो लगा दो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर।
फिर इसका ब्रोमिनेशन करना है। तो ब्रोमिनेशन कैसे किया जाता है? ब्रोमिनेशन किया जाता है, ब्रोमीन लेना है आपको, सॉल्वेंट होगा ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो या ले लो एसिटिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो या एसिटिक एसिड ले लो। और ये बॉइलिंग कंडीशन होता है, मतलब आपको हीट करना होगा। जैसे ही हीट करेंगे, यहां पर बेंजीन में ब्रोमिनेशन करना है, तब हम साथ में कैटलिस्ट भी यूज करते थे, लेविस एसिड। यहां पर इसका रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा है, तो यहां पर लेविस एसिड कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेविस एसिड की जरूरत नहीं है। अब रिएक्शन कौन सी पोजीशन के ऊपर होगा बताओ? हाँ सही बताया आपने, वहां पर मैंने लिखा है ना, दो ही कंडीशन है जहां पर बीटा के ऊपर होगा, बाकी होगा अल्फा के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट बन गया 1 ब्रोमो नैप्थेलीन। नाम लिख दो, 1 ब्रोमो नैप्थेलीन। अगर फर्दर ब्रोमिनेशन करूंगा मैं, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? चलो यहां पर भी समझ लेते हैं। यहां पर दो बेंजीन थे पहले, दोनों के पास 10-10 रुपए थे। यहां पर एक ग्रुप आ गया, ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रेजोनेंस से। क्यों? क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो यहां पर क्या चार्ज बनेगा? नेगेटिव। मतलब जो बी आर है प्लस, उसको ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन यहां से दे सकता है 2 से, तो प्रोडक्ट बनेगा 1,2 डाइब्रोमो। अगर यहां पर ध्यान से देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस होने के बाद नेगेटिव चार्ज 4 के ऊपर भी आएगा। तो यहां पर दोनों के पास 10-10 रुपए था, ये डोनेट कर रहा है, मान लो 3 रुपए डोनेट किए, तो ये बेंजीन के पास 13 रुपए है, इसके पास 10 रुपए, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो होमो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा फर्दर, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 1,2 डाइब्रोमो नैप्थेलीन प्लस साथ में क्या बनेगा? 1,4 डाइब्रोमो नैप्थेलीन। क्लियर? तो इन दोनों में 1,2 और 1,4 में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? 1,4। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर दो ब्रोमीन पास पास में है, तो रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक इनर्स जिसको बोलते हैं। यहां पर रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी एक चीज, ये बेंजीन है, एज इट इज रखा था हमने। दूसरा जो बेंजीन है, वहां पर हमने एक बार लगाया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, याद है? फिर इस बार हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो होमो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? हेटेरो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन यहां होगा, डोनेटिंग ग्रुप है तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन यहां होगा, और इसमें भी 1,2 माइनर बनेगा, 1,4 मेजर बनेगा। तो यहां पर कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में? यहां पर क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, इवन OH भी हो सकता है, इवन यहां पर OCH3 भी हो सकता है, यहां पर NH2 भी हो सकता है, यहां पर NHR भी हो सकता है, यहां पर NHCOR अमाइड भी हो सकता है। जहां पर यहां पर सबके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रेजोनेंस से डोनेट कर सकते हैं। वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ऑक्सीजन हो, मिथॉक्सी मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो सभी में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे 1,2 एंड 1,4 प्रोडक्ट देंगे। क्लियर? तो ये हो गया अल्फा की बात। अब बीटा की बात करें, चलो यहां पर बीटा के ऊपर ग्रुप लगा है, बीटा के ऊपर ग्रुप लगा है, मान लो यहां पर ग्रुप लगा दिया मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बीटा के ऊपर है, यही सारे ग्रुप, यही जो मैं निकाल रहा हूं, बीटा के ऊपर है, तब ये तो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो यहां पर फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। और एक चीज, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ध्यान से सुनना, अगर क्लोरीन है या फिर NH2 है, क्लोरो या फिर NH2 ग्रुप है,
तब फर्दर सब्स्टिट्यूशन यहां पर भी होता है, ये रेफरेंस बुक में लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये था कौन सी पोजीशन के ऊपर रिएक्शन होगा, तो ये होगा ब्रोमिनेशन। चलो अब क्लोरीनेशन करना है, तो सेम नंबर 3 लगाओ, क्लोरीनेशन हेडिंग लगाओ। किसका करना है? नेप्थलीन का, तो नेप्थलीन ले लो एज स्टार्टिंग मटेरियल। चलो अब नेप्थलीन का क्लोरीनेशन यहां पर मैं SO2Cl2 से कर रहा हूं। क्या बोलेंगे SO2Cl2 को? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SOCl2 नहीं है, SOCl2 नहीं है, SOCl2 को क्या बोलेंगे? थायोनाइल क्लोराइड। ये नहीं है, ये मैं ले रहा हूं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड लूंगा तो क्लोरीनेशन होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा? यस, 1 के ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा क्लोरो, तो बन गया 1 क्लोरो नेप्थलीन। अगर इसका मैं फर्दर सब्स्टिट्यूशन करूं, ये निकाल दूं, तो मालूम है आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्दर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए 100 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। प्रोडक्ट 2 बनेंगे, एक होगा क्या? 1,2 डाइक्लोरो, और साथ में क्या बनेगा? 1,4 डाइक्लोरो नेप्थलीन। क्लियर? चलो, तो हमारा नाइट्रेशन खत्म, हमारा हैलोजिनेशन, उसमें हमने ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन डिस्कस किया। कौन सी पोजीशन पे होगा ये भी अब आपको मालूम है। नेक्स्ट कौन सा है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बेंजीन का जब आपने पढ़ा था, मानता हूं आपको अभी याद नहीं है, लेकिन वहां पर भी डिस्कस किया होगा। क्या? कि जब सल्फोनेशन होगा तो सल्फोनेशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सल्फोनेशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मैं यहां पर रिवर्सिबल का एरो लगा देता हूं। सल्फोनेशन कैसे किया जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से किया जाता है, और यहां पर माइनस क्या होता है? H2O। यहां पर दो अलग अलग कंडीशंस है, टेम्परेचर अलग अलग है। अगर मान लो 40 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो दोनों में प्रोडक्ट अलग बनता है। मैंने यहां पर क्या बोला कि सल्फोनेशन जो है वो बीटा पे भी हो सकता है। तो अगर लोअर टेम्परेचर है, 40 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। ध्यान से सुनना, ये मतलब कौन सा है? 1 के ऊपर या फिर अल्फा के ऊपर। नाम लिख दूं क्या? इसका नाम क्या बनेगा? नेप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा के ऊपर अटैक होने के बाद, ये प्रोडक्ट बनेगा SO3H। नाम क्या होगा? नेप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। मैं शॉर्ट में 2H लिख देता हूं, नेप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। अब हायर टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट बन रहा है, लोअर टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन एक्चुअल में क्लियर नहीं है। IL फिनार की जो बुक है उसमें लिखा है, लेकिन सजेशंस दिए जाते हैं। सजेशंस क्या है कि यहां पर अगर बड़ा ग्रुप आ जाता है अल्फा के ऊपर, यहां पर बड़ा ग्रुप आ जाता है, तो इसके पास वाले बेंजीन के ऊपर ये जो है कौन सा पोजीशन है? 8। यहां पर जो 8 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच रिपल्जन होता है, ऐसा रीजन लिखा है। ठीक है, इसीलिए हायर टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, पेरिफेरल हाइड्रोजन बोलते। ठीक है, चलो, तो ये लो टेम्परेचर पे मेजर बनेगा, ये हाई टेम्परेचर पे मेजर बनेगा। ऐसा क्यों? सल्फोनेशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, चलो एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां बीच में है नेप्थलीन का एनर्जी, ये नेप्थलीन है। ठीक है, अब नेप्थलीन है, उसको थोड़ा बहुत हम टेम्परेचर देंगे, दे दिया टेम्परेचर, तो क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी है इसका, तो एक्टिवेशन एनर्जी से गुजरेगा और फिर यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। तो लो टेम्परेचर था, इसको हमने दे दिया क्या? E1 मान लो, ये है इसका एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेट हो गया मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट है 1 सल्फोनिक एसिड, मैं इसको 1S लिख देता हूं। ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर पे बन रहा है।
अब सेम, ये थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, अगर मैं इसको हायर टेम्परेचर दे देता हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना होगा मुझे, और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो ये है E2, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिया मैंने, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा है, 2S, 2 सल्फोनिक एसिड। अब ध्यान से सुनो, लोअर टेम्परेचर दिया मतलब इतना ही एनर्जी दिया मैंने, तो यहां पर अल्फा के ऊपर अटैक और बीटा के ऊपर अटैक हमने कराया था, उसमें से कौन सा अटैक हो रहा था, अल्फा वाला शुरू शुरू में, ठीक है। बीटा के ऊपर अटैक कराया, उसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। क्यों? क्योंकि अल्फा वाले 4 रेजोनेटिंग बन रहे थे और बीटा वाले 2 ही बन रहे थे। इसका एनर्जी क्या था, हाई था, ज्यादा था। इसका एनर्जी लो था, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, अल्फा का स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब एनर्जी लो है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अल्फा को कम देना होगा, जबकि बीटा को एनर्जी ज्यादा देना होगा, तो ये ज्यादा दे दिया मैंने। अब ज्यादा एनर्जी दिया तो बीटा वाला बनेगा, पॉसिबिलिटी जो है बीटा वाले प्रोडक्ट बनेगा, और उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 सल्फोनिक एसिड। या फिर कह लो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है 2 सल्फोनिक एसिड, ये है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, टीसीपी। और ये जो है लो टेम्परेचर पे बनता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो ये जो है नैप्थेलिन 1 सल्फोनिक एसिड, वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, और 2 वाला जो है वो है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब लो टेम्परेचर हम दे रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक ही दे रहे हैं हम, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। और यहां तक डीसल्फोनेशन रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, डीसल्फोनेशन रिएक्शन जो है इनर्ट रहेगा, क्या इनर्ट रहेगा, डीसल्फोनेशन। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा दे दूंगा तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा, और डीसल्फोनेशन होगा तो वापस नेफ्थेलिन बन जाएगा। और हायर टेम्परेचर पे तो यही मेजर बनने वाला है, जो बीटा वाला अटैक होगा वो, है ना, तो वो ज्यादा बनेगा, मतलब हायर टेम्परेचर पे ज्यादा प्रोडक्ट भी कौन सा बनेगा, नेफ्थेलिन 2 सल्फोनिक एसिड। तो हायर टेम्परेचर पे ये मेजर होगा और लोअर टेम्परेचर पे ये मेजर होगा। क्लियर? चलो फिर ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी एक बार जरूर देख लेना। क्लियर? तो सल्फोनेशन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, सल्फोनेशन के बाद क्या डिस्कस करना है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बेंजीन में आपने डिस्कस किया होगा, अल्काइल हैलाइड लेंगे, साथ में लुईस एसिड लेते थे ना, बस वैसा ही कुछ करना है, यहां पर भी वैसा ही कुछ करना है। चलो तो ये नेफ्थेलिन ले लिया, नेफ्थेलिन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नंबर 4, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कर रहा हूं किससे, मिथाइल आयोडाइड, और साथ में ऐड कर रहा हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर AlCl3 के साथ ये I जुड़ जाएगा और CH3 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो ये CH3 एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ये एज न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, अल्फा के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा CH3, क्या बोलेंगे इसको, 1 मिथाइल नेफ्थेलिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैं यहां पर लगा देता हूं CH3 CH2Br, ब्रोमो इथेन, और यहां पर भी साथ में क्या लगाना होगा, LCl3। तो यहां पर CH2 CH3 ग्रुप, मिथाइल छोटा ग्रुप था, इथाइल बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप है तो यहां पर जैसे मैंने बताया था 8 पोजीशन के ऊपर इसके साथ क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन। तो छोटा ग्रुप है रिपल्सन कम होगा, बड़ा ग्रुप है रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इस पर्टिकुलर मिथाइल के केस में ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि इथाइल के केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 2 इथाइल नेफ्थेलिन। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल, मैं यहां पर ये ले रहा हूं, ध्यान से देखो, CH3 CH, यहां पर CH3 और यहां पर ब्रोमीन, तब तो डायरेक्टली ये ब्रोमीन निकल जाएगा और ये कार्बन नेफ्थेलिन की सेकेंड पोजीशन में जुड़ जाएगा। लेकिन
ध्यान से सुनना, मैं यहां पर ये ले रहा हूं CH3 CH2 CH2 Br और इसके साथ में ले रहा हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप क्या सोचोगे कि बड़ा ग्रुप है, बीटा के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो बीटा के ऊपर ये ग्रुप आ जाएगा CH2 CH2 CH3, नॉर्मल प्रोपाइल सेकेंड ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो ध्यान से देखो, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बना? CH3 CH2 CH2, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और आपको मालूम है कार्बोकैटायन है, उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कहीं पर भी कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, उसमें से अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो यहां पर रीअरेंजमेंट करूंगा मैं, ये 1 नंबर है, ये 2 है, 2 से अगर मैं हाइड्रोजन लेकर यहां पास में शिफ्ट करा दूं, चलो ये जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे रहा है तो इसको बोलेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो बचा क्या बताओ? CH3, ये CH, यहां पर CH2 था और ये CH3 बन गया, पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पहले ये जो कार्बोकैटायन था वो प्राइमरी कार्बोकैटायन था, अब जो बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, तो ये मोर स्टेबल है इससे, तो ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा और इस कार्बोकैटायन का रिएक्शन नेप्थलीन के साथ होगा और ये जो ग्रुप है इस कार्बन को नेप्थलीन इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्रोडक्ट ये बनने वाला है, सेकेंड पोजीशन के ऊपर ही आएगा। लेकिन कौन सा ग्रुप? CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3। अब ध्यान से देखो, ये ग्रुप कौन सा है? कौन सा ग्रुप है ये? एक कार्बन जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और उसी के साथ हाइड्रोजन अटैच है, आइसो बोलेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर में। टोटल कार्बन 3, कौन सी पोजीशन है? 2, तो क्या नाम दे दूंगा? 2 आइसोप्रोपाइल नेप्थलीन। क्लियर हो गया ये भी? चलो अच्छी बात है। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन में मिथाइल ग्रुप है तो अल्फा मेजर बनेगा, इथाइल या फिर बड़ा ग्रुप है तब बीटा मेजर बनेगा। चलो नेक्स्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करना होगा? याद आया कुछ? 5 पांडव, उसमें लास्ट 5वां पांडव, तो यहां पर लेना होगा क्या? एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड भी हम यूज कर सकते हैं। एसिड क्लोराइड ले लो या फिर एनहाइड्राइड ले लो, और इसके साथ होगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा वो एनहाइड्रस होना चाहिए, ये भी एनहाइड्रस है तभी तो रहेगा, अदरवाइज इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद एसिड बन जाएगा अगर पानी है तो। बताया था ना, फटाफट पानी पी लेते, पापा की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहां पर भी 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब डिपेंड करेगा ये सॉल्वेंट के ऊपर, अगर सॉल्वेंट है नॉन पोलर या फिर सॉल्वेंट है पोलर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नॉन पोलर मतलब CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, एंड पोलर मतलब है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अल्फा वाला जो है वो मेजर बनेगा, COCH3 प्लस साथ में क्या बनेगा? बीटा वाला भी बनेगा। आगे जितने भी रिएक्शन देखे हमने उन सब में एक ही प्रोडक्ट बनेगा ऐसा मैंने नहीं बताया, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। चलो तो ये बीटा वाला यहां पर आ गया COCH3, यहां पर ये 75% बनता है और ये 25% बनता है। इसका नाम क्या है? एसिटाइल ग्रुप है 1 के ऊपर, तो 1 एसिटाइल नेप्थलीन, और इसका नाम 2 एसिटाइल नेप्थलीन, कॉमन नाम, ठीक है। आईयूपीएक नाम देना है तो इसको नंबर 1 देना है, इसको 2 देना है। ये नेप्थलीन जो है एज साइड चेन हो गया,
एक हाइड्रोजन कम है, तो नेप्थाइल हो गया, तो नाम दे दो 1 नेप्थाइल। फिर यहां पर कितने कार्बन है? 2, तो ईथ एन 1 ऑन, तो 1 नेप्थाइल इथेन 1 ऑन, ये इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर है। तो रेशियो क्या है? ये 75 है, ये 25 है, मतलब रेशियो क्या है? 1 और 2 का रेशियो जो है वो 3:1 है, मतलब ये 3 गुना बनेगा, ये 1 गुना बनेगा। और अगर मैं ये ले लूं नाइट्रोबेंजीन वाला ले लूं पोलर, तब भी यही दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन रेशियो अलग होगा। तो यहां पर COCH3 अल्फा वाला, या फिर बोल दो 1 वाला, और यहां पर ये 2 वाला COCH3। इस केस में अगर पोलर है सॉल्वेंट, तो ये जो है 1 वहां पर मेजर बन रहा था, यहां पर ये माइनर बनेगा, ये 10% बनेगा और ये 90% बनेगा। मतलब यहां पर 1 और 2 का रेशियो जो है वो क्या है? 1:9 है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। यहां पर भी मेजर बन सकता है, नॉन पोलर है तो बीटा माइनर है, अगर पोलर है तो बीटा मेजर है। और अब लास्ट वन कौन सा है? क्लोरोमिथिलेशन। तो मिथिलेशन हमें मालूम है, मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल आयोडाइड अभी हमने यूज किया था, उसके साथ रिएक्शन होगा जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं उससे। क्लोरोमिथिलेशन में कौन सा ग्रुप आएगा? CH2Cl ग्रुप आएगा, CH2Cl ग्रुप। तो CH2Cl ग्रुप लाने के लिए हमें रिएजेंट कुछ ये सा यूज करना पड़ेगा। ये है HCHO फॉर्माल्डिहाइड, प्लस इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करना होगा, और साथ में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी यूज किया जाता है स्मॉल अमाउंट में, लगभग 5% यूज किया जाता है। तो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अल्फा के ऊपर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखो, नेफ्थलीन अल्फा के ऊपर CH2Cl। नाम क्या देंगे? अगर यहां पर मिथाइल होता तो मैं बोल देता 1 मिथाइल नेफ्थलीन, लेकिन मिथाइल के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन है फर्दर, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में अब ये मेन चेन बन गया, ये इसका साइड चेन। तो इसको पहले लिखना है मुझे, तो पहले क्या लिखूंगा मैं? क्लोरो, और फिर लिखूंगा मिथाइल, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो इसका नाम ब्रैकेट में लिखना है। ये पूरा ग्रुप कहां पर है? 1 के ऊपर, तो 1 क्लोरोमिथाइल नेफ्थलीन, ये इसका नाम बन गया। अब ये कैसे बन रहा है देखते हैं। तो पहले मैंने फॉर्माल्डिहाइड लिया, उसका रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है, तो HCl एसिड है, ये क्या देगा? H+। तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस H+ को दे देगा, तो क्या बना? HC डबल बॉन्ड O, यहां पर जुड़ गया क्या जुड़ गया? H। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, टॉपी पहना दो। ये अनस्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या होगा? HCH एज इट इज, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को वापस लोन पेयर दोनों मिल गए, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल, लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पहले H+ के साथ रिएक्शन होगा, फिर होगा Cl- के साथ, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बचा? HCH। यहां पर आ गया क्लोरीन, यहां पर आ गया OH। फिर से क्या होगा? एसिड की प्रेजेंस है तो इसका प्रोटोनेशन होगा, तो ये फर्दर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये HCH, यहां पर बना Cl, यहां पर OH तो था ही। ऑक्सीजन फिर से एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन को टॉपी पहना दो। अब ये अनस्टेबल है, तो क्या करना होगा मुझे? फिर से इसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे, तो ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो निकला क्या? HOH। क्या निकला? H2O। बना क्या? HCH, और यहां पर आ गया क्लोरीन, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है CH2Cl। अब ऑल ओवर इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है? H2O, और H2O निकालने के लिए ही हम क्या यूज कर रहे हैं? फॉस्फोरिक एसिड, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और यहां पर HCl जो लेना होगा वो भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फिर ऑल ओवर क्या निकला?
H2O। तो कैसे H2O निकला बताओ? यहां से एक H यहां से और यहां से ऑक्सीजन, तो ये HOH HCl निकला और बचा क्या? इस कार्बन के साथ जुड़ गया क्या? CH2 और ये Cl। तो आई होप सारे के सारे रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते। बेंजीन अगर हमारा भगवान है तो 5 पांडव उसके कौन कौन से? नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। तो वो सारे रिएक्शन तो यहां नैप्थलीन में भी डिस्कस करने हैं। नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। यहां पर हमने एक और ऐड किया है और वो कौन सा है? क्लोरोमिथिलेशन। यहां पर नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन और क्लोरोमिथिलेशन तीनों रिएक्शन अल्फा के ऊपर होगा, वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि सल्फोनेशन में टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर लो टेम्परेचर है तो अल्फा मेजर बनेगा और हाई टेम्परेचर है 160 डिग्री तो बीटा मेजर बनेगा। फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में हम मिथाइल छोटा ग्रुप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो अल्फा पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल या फिर उससे बड़ा ग्रुप होगा तो बीटा मेजर बनेगा। फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड CH2 है तब मेजर प्रोडक्ट बनेगा अल्फा, और अगर पोलर सॉल्वेंट है नाइट्रोबेंजीन तब मेजर प्रोडक्ट बनेगा बीटा वाला। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।